आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तथागत एडुजोन पर। कल हमने बात की थी कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे किया गया और संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया अपनाई गई, संविधान को कैसे अपनाया गया। उसके बाद में ये सारी हमने बातें कर ली थी। आज हम बात करने वाले थे कि जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी 2 सितंबर 1946 को, उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल किए गए थे। उसके बाद में फिर जो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार गठित की गई है उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल थे। और उसके बाद करनी है जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं कि जो अंतरिम सरकार बनी, देखो कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। हमने देखा था कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ है, जिसके तहत संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संचालित की गई है। इस दौरान हम देखते हैं कि भारत में जो संसदीय प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार गठित की गई है तो अंतरिम सरकार कही गई कि वो सरकार तब तक काम करना था जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है। तो जो मंत्री बनाए गए तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन लोग थे। उसमें सबसे पहले देखते हैं क्या है कि अंतरिम सरकार में जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें सबसे पहले हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए, तो उनको दिया गया था कि ये जो परिषद बनी थी, परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। राष्ट्रमंडल के इनको राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों को इन्हीं को दिया गया। उसके तहत जो विदेशी मामले थे वो भी इनके तहत आए। दूसरे नंबर पर देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था वो भी इन्हीं को दिया गया। 1947 से पहले जो सरकार बनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तीसरे नंबर पर देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या है, तो खाद्य एवं कृषि विभाग जो है वो उनको दिया गया है। फिर जॉन मथाई देखते हैं, तो जॉन मथाई इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति का जो मंत्रालय था वो दिया गया है। बाबू जगजीवन राम, इनको कौन सा, तो श्रम मंत्रालय इनको दिया गया था। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह को हम देखते हैं तो इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था। CS भाभा को देखते हैं तो इनको खान एवं ऊर्जा मंत्रालय जो था वो CS भाभा जी को दिया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि लियाकत अली। अच्छा, जब कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें कांग्रेस प्लस जो अन्य दल शामिल होते तो उसमें मुस्लिम लीग के भी 5 सदस्य शामिल किए गए थे। जो मंत्रिपरिषद बनी थी, मंत्रिपरिषद में 5 जो सदस्य थे वो लीग की तरफ से थे। तो वित्त मंत्रालय और जो कुछ इम्पोर्टेंट मंत्रालय थे उसमें से गांधी जी के और लोगों के कहने के बाद जो है मुस्लिम लीग के सदस्यों को दिए गए थे। तो उन्हीं में से देखते हैं लियाकत अली जो थे इनको वित्त मंत्रालय दिया गया, ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया तब तक ये शामिल रहे हैं। फिर अब्दुल निस्तार डाक एवं वायु इनको दिया गया है। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन दिया गया है। सी राजगोपालाचारी इनको शिक्षा एवं कला दिया गया है। आई चुंदरीगर को वाणिज्य यानी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई है। गजनफर अली को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया है। 1947 से पहले जो लॉ मिनिस्ट्री थी यानी कि विधि मंत्रालय था ये जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था। और 1947 के बाद हम देखेंगे जब स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी है तो उसमें जो विधि मंत्रालय है वो दिया गया है हमारे BR अम्बेडकर जी को, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि गठित क्या हुआ है, तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है उसमें कौन कौन से मंत्री थे। तो देखो इनकी हमने फोटो भी लगा दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये राजकुमारी अमृता कौर हैं, BR अम्बेडकर जी हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनको हम पहचान, ये तो सर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इस तरीके से सारे लोगों की फ़ोटो लगा दी है, तो आप जिसको भी पहचान सकते हैं पहचान लीजिए। बाकी हाँ ये है कि एक नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन से मंत्री उसमें शामिल थे। तो 1947 का जो मंत्रिमंडल था उसमें जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को दिया गया प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले जो तो इन्हीं के अंतर्गत आए। उसका जो वैज्ञानिक एवं शोध है ये इन्हीं के तहत है। अभी भी भारत में देखते हैं जो प्रधानमंत्री होता है विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो होता है वो अभी भी प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में मंत्रालय होता है। तो ये जो वैज्ञानिक शोध वाला जो कार्य था मंत्रालय या कार्य कहें जो भी था वो प्रधानमंत्री नेहरू के अंतर्गत आया। फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या गृह मंत्रालय दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनके पास पहले से था, अभी भी है। राज्यों के जो मामले हैं भारत जो के एकीकरण में इनकी भूमिका देखते हैं तो वो भूमिका 2 वजहों से, एक तो गृह मंत्री थे, दूसरे राज्यों के मामले जो थे वो भी इन्हीं के पास थे। तो इन्होंने अपने तरीके से डील करके जब तक ये रहे हैं तो भारत के जितने भी रजवाड़े या रियासतें थी उनको भारत में मिलाने का जो बीड़ा उठाया वो इन्होंने ही उठाया था। फिर तीसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम देखते हैं, तो इनको कौन सा मिला है, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला है, पहले भी इनके पास यही था। उसके बाद अब क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे में विद्युत परिवहन के हैं।
आर के षणमुगम शेट्टी, ये वित्त मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर के षणमुगम शेट्टी थे ये। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या मिला है, तो विधि मंत्रालय इनको दिया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 7 ये हो गए। और आगे देखते हैं, तो आगे में फिर भी क्या है, बाबू जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय इनके पास पहले से था, अभी भी इनको श्रम मंत्रालय ही दिया गया है। फिर सरदार बलदेव सिंह को क्या कौन सा मिला, तो रक्षा मंत्री बनाया गया है बलदेव सिंह। उसके राजकुमारी अमृता कौर, तो इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। फिर CH भाभा, वाणिज्य मंत्रालय इनके पास पहले से था, अभी भी इनके पास वाणिज्य मंत्रालय दे दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं रफ़ी अहमद की दवाई जो है, इनको संचार मंत्रालय दे दिया गया है। फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनको दे दिया गया है। उसके बाद है फिर नरहर विष्णु गाडगिल, NV गाडगिल बोलते हैं इनको, कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय अब की इनको दे दिया गया है। तो जो ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिपरिषद का है, तो जो पहली मंत्रिपरिषद बनी उसमें मंत्रियों की कौन कौन से विभाग दिए गए उनके बारे में हमने जान लिया। ये हमारा रह गया था कल वाला पोर्शन। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में हम देखते हैं क्या क्या है, कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो सम्राट अशोक की जो सारनाथ वो स्तंभ है वहां से इस अनुकृति ली गई है, उसी को 3 सिंहों वाली अनुकृति को राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। फिर राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, राष्ट्रीय फल आम है, भारतीय रुपया क्या है, तो रुपया इंडियन रुपी, ये अंग्रेजी का R और इस तरीके से निशान बना हुआ है। उसके बाद में फिर राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। फिर हम आगे बात करते हैं कि राज्य चिन्ह हमारा क्या है, तो राज्य चिन्ह हमने बताया कि जो सम्राट अशोक है, भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। तो जो ये अशोक का सिंह स्तंभ है सारनाथ वाला, उसी की अनुकृति को भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया है। इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, तो इसको अपनाया कब गया था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य चिन्ह अपनाया गया है। इसमें क्या है कि देवनागरी लिपि में क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि कहाँ से, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये राज्य चिन्ह में हमारे अनुकृत है ये। ठीक है। आगे बात करते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज जो है ये हमने बताया था, इस पर एक लेक्चर भी डाला है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। उसमें हमने गलती से 2:3 बता दिया था, तो उसको हम सही कर देंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, तो आगे क्यों कौन सा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो है भारत का राष्ट्रगान। भारत का जो राष्ट्रगान है वो है जनगण मन। जनगण मन जो है ये क्या है कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसको हमने कब अपनाया है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगण मन को अपनाया गया है। ठीक है। इसकी आधिकारिक रूप से इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन हमने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था और जनगण मन इसको भी अपनाया गया था। उसके बाद फिर क्या है कि अंगीकृत किया गया था। इसकी गायन अवधि कितनी है, तो 52 सेकेंड की है। जो इसकी एक औपचारिक गायन अवधि है 52 सेकेंड है। उसके बाद में इसमें कहा गया है कि इसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक आई थी 1911 के आसपास, उसमें क्या था, इसमें गीतांजलि इसका नाम था, गीतांजलि से लिया गया है, जिसे 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी उसी में मूल रूप से बांग्ला में थी, और 1911 का जो 27 दिसंबर 1911 को जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उस अधिवेशन में इस राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो विशन नारायण दत्त थे। उस समय 1911 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो विशन नारायण दत्त थे। इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार जो भारतीय राष्ट्रगान है वो गाया गया है। तो ये तो बात हो गई भारत के राष्ट्रगान की, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पूरा जो है गाने का टाइम है 52 सेकेंड। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, अच्छा हम जो भी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय प्रतीक, तो उसमें क्या है कि इनको औपचारिक मान्यता मतलब होता है कि इसे कुछ कुछ चीज़ों को तो संविधान द्वारा मान्यता दी गई, कुछ है कि मान्यता जो सांस्कृतिक मान्यता इनकी है, एक लोगों की मान्यता है, उस आधार पर माना गया है कि ये राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे कि हम देखते हैं राष्ट्रीय फल कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं
इनको राष्ट्रीयता के रूप में मानते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी देश के जीव जंतु या पशु पक्षी हैं वो सारे राष्ट्रीय हैं, लेकिन इनको एक औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है कि ये राष्ट्रीय जीव है, ठीक। फिर राष्ट्रीय गीत हम देखते हैं क्या है। तो राष्ट्रीय गीत को इसे भी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है हमारा। तो कौन सा है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। इसको पहली बार कहा तो इसका बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ लिखा था, उसी में ये गीत था वंदे मातरम। तो वंदे इसे ये राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। और पहली बार जो राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया है ये 1896 के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। तो 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया है। इसकी अध्यक्षता यानी कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था 1896 वाला, इसकी अध्यक्षता की थी एम रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। तो इन्हीं के समय में वंदे मातरम को गाया गया है। इसका पहला क्या है तो सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ है, उसी से लिया गया है। फिर हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। देखो भारत ने 2 कैलेंडर अपना, एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसमें हम देखते हैं कि जो रोमन लिपि में है उसमें लिखा हुआ सारा है। उसके बाद दूसरा जो भारत का कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसको शक संवत पर आधारित लिया गया है। शक संवत वाले कैलेंडर में क्या है कि इसमें क्या है कि जो वर्ष का पहला महीना होता है यानी कि राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से देखें तो चैत्र होता है। जो पहला महीना है हमारा है ये चैत्र हो गया, दूसरा है वैशाख, फिर ज्येष्ठ हो गया, फिर आषाढ़ हो गया, फिर श्रावण है, फिर भाद्रपद है, फिर अश्विन है, फिर कार्तिक है, फिर मार्गशीर्ष यानी कि अगहन जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर पौष है, फिर माघ है, फिर फाल्गुन है। तो चैत्र आपका पहला महीना हो गया और जो फाल्गुन है वो अंतिम महीना हो गया। उसके बाद क्या देखते हैं कि अगर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो क्या होगा, 22 मार्च को नॉर्मल शुरुआत होती है, जो चैत्र माह की पहली शुरुआत होती है। सामान्य वर्ष में हम देखते हैं कि जो चैत्र माह की पहली तिथि आती है वो 22 मार्च को आती है। उसके बाद 21 अप्रैल से वैशाख की शुरू, इस तरीके से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीने हैं उनसे इनको सामंजस्य बिठाया गया है। और जो फरवरी से शुरू होता है वो फाल्गुन शुरू होता है, 20 फरवरी के आसपास से शुरू होता है। फिर क्या शक संवत पर आधारित कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। चैत्र प्रथम महीना है, फाल्गुन जो है अंतिम माह है, ठीक है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर वही अंग्रेजी वाला जो है इसे इसके साथ अपनाया गया है। सामान्यतः की शुरुआत, जो चैत्र महीने की शुरुआत होती है वो कब होती है तो 22 मार्च को होती है, लेकिन जब लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 21 मार्च को हो जाती है। तो ये तो हमारा हो गया कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या है कि राष्ट्रीय पशु हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा बाघ। बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हमारा है, तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा है भारतीय मोर, इसको पावो क्रिस्टेटस बोलते हैं। भारतीय मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है और इसको पावो क्रिस्टेटस यानी कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पावो क्रिस्टेटस है। उसके बाद फिर है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है भारत का, तो राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में हम देखते हैं जो गंगा डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। कब से, तो 2009 से गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लेटेनिस्टा गंगेटिका है। प्लेटेनिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है और 2009 से इसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। फिर हम आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय फूल कौन सा हमारा है, तो कमल का फूल जो है वो राष्ट्रीय फूल है। कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल कहा गया है। उसके बाद आगे जब हम देखेंगे तो इसमें कौन सा आएगा, राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का, तो राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। वैसे तो बहुत सारे फल पाए जाते हैं भारत में, लेकिन जो राष्ट्रीय फल की बात करते हैं वो आम हो गया आपका। उसके बाद फिर राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया। इसी तरीके से हम जैसे राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं तो बरगद हो गया। अगर यूपी के बारे में बात करें कि यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो फिर वो आपका अशोक हो जाएगा, सीता अशोक। इसी तरीके से फिर आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, मतलब भारत में ऐसे कौन कौन से राष्ट्रीय दिवस हैं जहाँ औपचारिक रूप से मतलब जो सरकारी कामकाज है सारा बंद रहता है। तो भारत के 3 दिवस ऐसे हैं जिनको हम राष्ट्रीय दिवस के रूप में मानते हैं। वैसे तो सारे दिवस ही राष्ट्रीय दिवस हैं, और भी बहुत सारे दिवस हैं। विवेकानंद की जो जयंती है 12 जनवरी को होती है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ये सब राष्ट्रीय दिवस के रूप में ही आते हैं। लेकिन 3 दिन पर जो है इनको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहला कौन सा है, ये है आपका 15 अगस्त। 15 अगस्त को 15 अगस्त जो भारत आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसी दिन को भारत की स्वतंत्रता दिवस के रूप में
मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। इस दिन क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं जिस समय इस साल है, तो इस अभी के जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो अभी जुलाई चल रहा है और अगस्त में होगा, तो अगर 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री है वो लाल किला जो है, लाल किले पर जाकर के झंडा फहराएंगे और वहाँ से अपना संबोधन करेंगे। तो ये तो 15 अगस्त हो गया कि भारत अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाता है। उसके बाद भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसमें गांधी जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, तो उन्हीं को ध्यान देते हुए राष्ट्रपिता इनको माना जाता है। तो राष्ट्रपिता के जन्म दिवस को मनाने के लिए इसको 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में, इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन भी रहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़े धूमधाम से इसको मनाया जाता है। उसके बाद फिर गणतंत्र दिवस का है, तो भारत हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया है। तो 26 जनवरी जो दिन था वो 1930 में भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार मनाया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 26 जनवरी को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। तो हर साल जो 26 जनवरी होती है उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इस दिन राष्ट्रपति का जो संबोधन होता है, राष्ट्रपति कई सारे कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हैं। तो इन 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों दिन लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। बाकी ये तीनों जो हमारे राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है भारत की। तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और भी नदियां महत्वपूर्ण हैं जो जिनके उद्धार के लिए, जैसे नमामि गंगे, उस तरीके से दक्षिण भारत की कई नदियां हैं, उनको उद्धार के लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय नदी की हम बात करते हैं वो गंगा नदी है। ठीक, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु जो हमारा है वो हाथी है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु अभी जल्दी ही घोषित किया गया, इससे पहले नहीं था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधि बनाने के लिए किसी एक क्षेत्र में, तो उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जैसे भाषाओं में देखते हैं तो भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी को राजभाषा बनाया गया है और अपने अपने राज्य की कई सारी भाषाएं हैं। तो लेकिन 22 भाषाओं के अलावा और भी बहुत सारी भारत की भाषाएं, लेकिन भारत में अभी 22 भाषाओं को ही संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसी तरीके से जो हमारा पोर्शन था वो समाप्त हो गया है और उसके बाद में संविधान सभा वाला पूरा हमने लगभग अपनी तरफ से कर लिया है। अब आगे हम बात करेंगे जो संविधान के मूल प्रावधान हैं, यानी कि संविधान के अंग कितने हैं, अंगों के बीच में शक्तियों का विभाजन, उसके बाद में फिर संविधान की प्रस्तावना, संविधान की अनुसूची, संविधान में कितने भाग हैं, संविधान के फिर अनुच्छेद कैसे कैसे हैं, कितने संविधान संशोधन हुआ। तो उनको धीरे धीरे कर करके हम डेली बेसिस पर एक एक दो लेक्चर डालते रहेंगे। तो इससे हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि एक नियत अवधि में अपने पूरे जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसको समाप्त कर लिया जाए। ठीक है, तो हमें लगता है आज का ये खत्म हो गया। हाँ चलो ठीक है, फिर अब यही रखते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।